लोगों के घर में एक दाना नहीं होता, बेचारे मेहमानों को क्या खिलाएंगे। हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम उन्हें बाहर से खाना ऑर्डर करके खिलाते हैं। ये होती है असली मेहमान नवाजी। मैडम, ये रहे आपके 5 पिज्जा, 5 बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू भैया, वैसे आप समय पर ले आए, आपकी डिलीवरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, मैं तो आपको 5 स्टार भी दूंगी। तनीषा पिज्जा लेकर अपने घर में चली जाती है। पिज्जा बॉय भी थोड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये नजारा देखने के बाद पूर्णिमा चुपचाप अपना काम करती रहती है। ये लीजिए चाचा जी, स्पेशल पिज्जा आपके लिए मंगवाया है। शुक्रिया बहू, जब से यहाँ पर आया हूँ तब से खातिरदारी की लाइन लगा दी है तुम लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अरे चाचा जी, आपने कैसी बात कर दी। आप हमारे घर आए हैं, आपका ध्यान रखना, मेहमान नवाजी करना हमारा कर्तव्य है। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोहन यह सुनकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा अपने घर में रसोई में कुछ बनाने के लिए आती है। किसी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, माँ भी सुबह से भूखी है। अब क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रात के बासी चावल ही पड़े हैं और ये थोड़ा सा दूध। पूर्णिमा के दिमाग में एक ख्याल आता है और वह चूल्हा जलाकर उस पर बासी चावल में दूध मिलाकर मीठा भात बनाना शुरू कर देती है। जब बन जाता है तो वह अपनी माँ के पास लेकर आती है। माँ, राशन तो खत्म हो गया था, ये रात के चावल थे और थोड़ा सा दूध, इसलिए मैंने मीठे चावल बना दिए। अभी के लिए ये खा लीजिए, शायद रात तक अंकुश जी राशन ले आएंगे तो मैं खाना बना दूंगी। तुम्हारे घर में मुझे ये खाने को मिल गया, इतना ही बहुत है बेटी। तुम लोग मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं, आज मैंने देख लिया। भगवान तुम्हारे हर काम पूरे करें, तुम्हें तरक्की दें और खुश रखें। ऐसा कहकर पूर्णिमा की माँ उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों जेठानी इतने बड़े घर में शानो शौकत से रह रही थी और क्यों देवरानी छोटे से मामूली टूटे घर के अंदर घूम रही हैं? अचानक दरवाजे पर आवाज आती है। आकाश, देखो तो सही, कोई आया है। हाँ, लगता है तुम्हारी देवरानी और उसकी माँ आई हैं। पूर्णिमा और उसकी माँ रज्जो बाहर खड़ी होती हैं। वे दोनों थके हुए लेकिन उत्साहित लगते हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है बेटा। भगवान का धन्यवाद, मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला। तुम तो बहुत अच्छे घर में रहती हो बेटी। हाँ माँ, यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है और आपको भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आकाश दरवाजे से उन्हें अंदर बुलाता है। आप दोनों का घर में स्वागत है, आराम से बैठिए। आकाश के ऐसा कहने पर रज्जो घर में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। बेटा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। दरअसल कुछ परेशानी आ गई, बस इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। गांव में कोई किराए का मकान नहीं मिल रहा है और मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। बस थोड़ी सी परेशानी है कुछ दिनों की। रज्जो के इतना कहने पर तनीषा उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है। तनीषा की आंखों में एक गहरी जलन झलकती है। ये आ तो गई है यहाँ मेरे पति की कमाई का फ्री पॉकेट का खाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेहमान बनकर आ तो गई हैं, लेकिन बहुत जल्द इस घर से इन्हें दफा कर दूंगी। रात का समय, तनीषा रसोई में खड़ी और सोच रही है कि कैसे इन गरीब मेहमानों से बचा जाए। वह खाने की चीजें इधर उधर छिपा देती है। देवरानी की माँ मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। शर्म तो आई नहीं इन्हें बेटी के मायके में रहने में। मेरा पति फ्री फोकट का थोड़ी ना कमाता है जो इनके ऊपर न्यौछावर करवा दूं। तनीषा चुपके से खाने की चीजें उठाकर अपने कमरे में छुपा देती है। वहीं पूर्णिमा के कमरे में रज्जो अपनी बेटी के पास बैठी होती है। वे बातचीत करते हुए कमरे में ही खा रहे हैं। बेटा, ये रोटियां कितनी बढ़िया बनी है। तुम्हारे ससुराल में तो बहुत बढ़िया पकवान बनता है। माँ, ये लो और खाओ। जब तक आपकी बेटी है आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। तनीषा कमरे में आती है और चिढ़कर कहती है, ओह अच्छा, फ्री का खाना खाया जा रहा है। तोड़ो तोड़ो, मुफ्त की रोटियां हैं, तोड़ो। जेठानी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप हमें इस तरह ताने क्यों दे रही हो, जबकि मेरा भी इस घर में उतना ही अधिकार है जितना आपका है। तुम लोग इतना भी नहीं समझते। इस घर में मेरे पति की कमाई आती है, ना कि तुम्हारे की। तुम्हारा पति निठल्ला टेम्पररी कंपनी में काम करता है, उसके 10,000 रुपए से ये घर नहीं चलता। फूलन देवी ये सब सुनकर भी अनसुना करके वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी को जेठानी की बातों का बुरा लगता है। वह अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे कहती है, माँ जी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब जेठानी जी और मैं हम दोनों ही इस घर में बहू हैं, तो हम दोनों का ही अधिकार बराबर होना चाहिए। फिर जेठानी जी इस तरह ताने क्यों देती हैं? मैंने देखा है उन्हें मेरे मायके वालों का आना खटकता है, इसलिए वह खाने की चीज भी अपने कमरे में छुपा कर रख लेती है। ये तो गलत बात है। तनीषा, सही है, तुम्हें तो मुफ्त में बरतने के लिए इतना कुछ मिल गया, तो तुमने अपनी माँ को भी यहाँ बुला लिया। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ तुम किसी को भी मुंह उठाकर बुला लोगी। मन तो करता है कि तुम्हें इस घर से ही निकाल दूं। पूर्णिमा का चेहरा शौक में बदल जाता है। उसे अपनी सास के कहे हर एक शब्द का बहुत बुरा लगता है। ठीक है माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस घर में नहीं रहना चाहिए, तो आप हमें इस घर से निकाल दीजिए। भले ही हम कहीं भी रहें, कम से कम 2 टुकड़े चैन से तो खाएंगे। इस तरह ताने भरी जिंदगी से तो अच्छा ही है।
पूर्णिमा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद फूलन देवी को बहुत गुस्सा आता है और वह आग बबूला हो जाती है। अगले ही दिन वह घर के बंटवारे को लेकर अपने दोनों बेटों से बात करती है। बेटा, मुझे लगता है कि अब हमें इस घर का बंटवारा कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में दोनों देवरानी जेठानी की भलाई है। माँ, क्या बात कर रही हो? अगर घर का बंटवारा हुआ तो कैसे चलेगा? अब तुम बड़े हो गए हो और इस काबिल भी हो गए हो कि अब तुम अपना घर बसा सको, इसलिए बंटवारा होना तो बहुत जरूरी है। तनीषा ये सब सुनती है और मन ही मन मुस्कुराने लगती है। ये तो अपने आप बाजी मेरे हाथों में आ गई। अच्छा हुआ देवरानी इस घर से निकल जाएगी। इस तरह सास बड़े बेटे को बड़ा घर देती है और छोटे बेटे को घर के बराबर में एक छोटा सा टूटा फूटा घर होता है वो देती है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपना अलग अलग रहने लगती हैं। देवरानी के घर में उसकी गरीब माँ मेहमान बन के रहती है, तो वहीं जेठानी के घर पर भी कभी न कभी है। इन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं, इतना बड़ा घर है, यानी कि किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर ये सब मेरा हो जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? इस घर को अपना बनाने का सोच रहा हूँ, और देखना एक दिन ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। उस दिन के बाद से मोहनलाल अपनी चालाकियों के चलते आकाश का सारा बिजनेस और उसका घर कभी प्यार प्रेम तो कभी नशे की हालत में अपने नाम करवा लेता है। और एक दिन वह आकाश से बड़े रौब में आकर कहता है, आकाश, अब हमें क्या फायदा हो रहा है इस घर में? हमें पूरा घर चाहिए। तुम लोग इस घर में बेकार ही रह रहे हो। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये घर हमारा है, आप इस घर में मेहमान बनकर आए हो और ऐसी बातें कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर पाओगे? ये घर अब हमारा है, क्योंकि सारे कागजात अब मेरे नाम हो चुके हैं। अगर विश्वास नहीं है तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। धीरे धीरे मोहनलाल ने कब घर की सारी संपत्ति हड़प ली, आकाश को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं लगी। आकाश बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे चाचा ये कैसी बकवास कर रहे हैं? ये सब कागज बिल्कुल सही है, इन्होंने धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। जब बात समझ आ गई है तो क्यों यहाँ बैठे हो? चलो जाओ यहाँ से। चचेरा चाचा और चाची उन्हें घर से निकाल देते हैं। इसके बाद वह सड़क पर आ जाते हैं। वहीं पूर्णिमा और अंकुश अपने छोटे घर में कड़ी मेहनत करते हैं। रज्जो की दुआओं से उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे अपना खुद का घर बनवा लेते हैं। देखो बेटा, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है। अब तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। पूर्णिमा और अंकुश अपने घर में खुश रहते हैं। वहीं पर भटकते हुए मिल जाते हैं। माँ जी, जेठानी जी, ये सब कैसे हुआ? तनीषा शर्मिंदा होते हुए पूर्णिमा को सब बताती है। हकीकत जानने के बाद पूर्णिमा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां वह सभी पूर्णिमा और अंकुश से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। माफी की जरूरत नहीं है, आप हमारा ही परिवार हो। अब से हम सब एक साथ रहेंगे। इस तरह सभी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और पुराने झगड़ों को भूलकर परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं। कहते हैं ना, हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दौलत शोहरत आज हमारे पास